हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आज हमारी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी चल रही है क्लासेस रीट प्री लेवल 1 का जो ये निशुल्क बैच है, एकदम फ्री बैच है। इसके अंदर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स की हमने स्टार्ट कर दी, एक क्लास हम ले चुके हैं और पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था डिजिट और नंबर्स के बीच में क्या फर्क होता है, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, नंबर के संख्याओं के प्रकार, अंक और संख्या के बीच में अपने जितनी भी टाइप के डिफरेंसेस थे, जितने भी तरह तरह के हमने संख्याएं देखी हैं, ठीक है, वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको लास्ट में एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट में। क्या क्वेश्चन था वो, उसका आंसर मैं इस क्लास में बताती हूँ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, येलो कलर दिखेगा नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी हमारी जो पूर्ण संख्या है उसका हमें क्या बताना था, योगफल बताना था, यानी कि सम बताना था, और गुणनफल यानी कि उनका प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन कर कर बताना था। ठीक है, ये चीज हमें बतानी थी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हमारी नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, इनका योगफल आ जाएगा 1 + 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 × 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके होमवर्क का आंसर था। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हम देख लेंगे पिछले ही कॉन्सेप्ट से, जिससे क्या होगा आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से मेमोरी में फिट हो जाएगा। और कोई 2-3 बात अगर मैं बतानी वहां उस क्लास में रह गई तो वो भी अपन इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों में सही कथन चुने। सही कथन चुनना है। यहां पर ये जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना कथन वाले, उसके सबसे पहले तो ये चीज को ढंग से पढ़ना होता है कि इधर सही बोला है, गलत बोला है, नहीं बोला है, क्या बोला है वो देखना होता है। तो यहां बोला सही कथन चुनना है, यानी कि करेक्ट चुनना है। पहला कथन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती। ये कह रहा है कि जितनी भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, नोट डालकर, याद हो तो नोट डालकर, नीचे यहां नोट लिखा था, उस नोट डालकर हमने पढ़ा था कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो किसका समूह होते हैं, वो रैशनल नंबर्स का, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का। यानी कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है, समूह होती है। और ये कह रहा है पहला पॉइंट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती। तो ये एकदम ही गलत है, ये चीज तो गलत हो गई, हमें सही कथन चुनना है। फिर है पाई एक परिमेय संख्या है। ये चीज भी मैंने नोट डालकर लिखवाई थी कि पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज भी अपने गलत हो गई, हमने तो पढ़ी थी कल, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये पॉइंट भी कट गया। दूसरा है √11/44 एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है √11/44 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल मैंने आपको क्या बताया था कि √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या। क्यों है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, इनका कोई पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल कर आता। तो ये इस वजह से p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाते। पर क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देख लेते हैं। क्या चीज दे रखी है, हमें √11/44 दे रखा है, √11/44 दे रखा है। अगर हम 11 की टेबल से 11 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी कि रूट में क्या आ गया हमारे पास, रूट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, रूट में हमारे पास में 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ गया, रूट में 1/4 आ गया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये 4 इस रूट से बाहर आ सकता है, इसको हम इस रूट से बाहर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
रूट से बाहर लिखने पर ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसके फॉर्म में लिखा गया है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या ये कथन सही है? ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन ये तो लिखा जा रहा है, 11/44 तो लिखा जा रहा है, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो यानी कि ये कथन बिना पढ़े हम सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी 3 तो गलत हो गए, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी है। हाँ, अभी मैंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का समूह होते हैं। ठीक है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय यानी रैशनल और अपरिमेय यानी कि इरैशनल संख्याओं से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देती हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो इसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिर से यही बोला है कि निम्न में से सही कथन को हमको चुनना है, सही कथन चुनना है। तो पहला क्या है कथन है हमारे पास में, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। ये चीज भी मैंने नोट में लिखवाई थी। क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। कहने का मतलब है क्या सारी की सारी ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स? नो। क्यों? क्योंकि 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 2 विषम नहीं है। तो ये कथन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है, 2 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होता है। ये बोल रहा है कि कोई 2 आप विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स लोगे तो उसका जो योग आएगा, उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। तो देख लेते हैं, हमने एक ऑड नंबर लिया 1, हमने एक ऑड नंबर लिया 3, जोड़ दो इनको, क्या मिला 4। क्या 4 ऑड नंबर है? नहीं। 4 विषम संख्या है? नहीं है। हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं, हमने लिया 5, एक हमने लिया 7, क्या बना 12। तो यानी कि आप करके देख लेना, कितनी भी आप जो हमारी ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्या होते हैं, आप उनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया। अब इसके बाद में तीसरा कथन दे रखा है, 2 सम संख्याओं का योग विषम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं यानी इवन नंबर्स का जो सम है, जो योग है, वो विषम संख्या होता है। करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पड़ी है हमारे पास में, 12 और 4, ये दोनों क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं। जोड़ोगे तो हमें क्या मिला, 16 मिला। यानी क्या है, ये भी इवन नंबर है, सम संख्या है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 8 ले लेते हैं, क्या मिला 10 मिला। 8 + 8 ले लेते हैं, क्या मिला 16 मिला। ठीक है, इसके अलावा और कोई ले लो, 6 + 6 12 होता है, 6 + 2 8 होता है। इसके अलावा कितनी भी आप संख्याएं ले लो, ठीक है, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो ये कथन भी गलत हो गया, ये कथन भी गलत हो गया। तो हमारा यही कथन सही हो जाएगा। ये कथन क्या है कि एक सम और एक विषम संख्या का योग विषम संख्या होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लेकर देख लेते हैं, है ना। एक विषम संख्या ले लेते हैं, हमने मानी एक कोई विषम संख्या 3 ले ली, ठीक है, और हमने एक कोई सम संख्या 4 ले ली। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिला 7। 7 क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई एक विषम संख्या मान लीजिए 9 ले ली, ठीक है, और साथ में हमने एक सम संख्या ले ली, सम संख्या चलो हमने 2 ले ली, तो क्या हुआ 11 हो गया। 11 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अगर हम योग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं और आप इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो जी। तो इन दो क्वेश्चंस के जरिए हमारा पुराना वाला रिवाइज हो गया, है ना, रिवाइज हो गया, सारी मेमोरी हमारी ताजा हो गई पिछली क्लास की। अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास में। हमारी जो क्लास नंबर 2 है इसके बारे में देख लेते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कितने तरीके के स्थान होते हैं, प्लेसेस जो होते हैं ना, हमारी जो मैथ्स के अंदर जितनी भी प्लेसेस होती हैं वो देखेंगे। इसके अलावा हम प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होता है
वो देख लेंगे, और साथ में हम फेस वैल्यू भी देख लेंगे। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है हमारा जातीय मान। जातीय मान को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। बहुत ही इजी से एग्जाम्पल के साथ में सिखाऊंगी कि आपको कभी इन दोनों चीजों में गड़बड़ नहीं होगी। इतना प्यारा एग्जाम्पल है मेरे पास में इसके लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तो हम स्थानों की अवधारणा सीख लेते हैं कि स्थान क्या है, मैथ्स में जगह क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास गणित में केवल 10 अंक है। हमें ये चीज पता है कि हमारे पास गणित में कितने अंक हैं? सिर्फ 10 अंक है। पहली क्लास में हमने देख लिया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास में 10 अंक हैं, ठीक है। जब हमें 9 से बड़ी संख्याएं लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं? पिछली क्लास में भी हमने जाना था कि जब हम इन 10 अंकों को मिलाएंगे, जब हम इन 10 अंकों को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी एक संख्या, ठीक है। तो हमें इन 9 से बड़ी, इससे बड़ी हमें 10 लिखना है, 11 लिखना है, या फिर हमें करोड़ों तक लिखना है, तो हम क्या करते हैं? इन संख्याओं को आपस में मिलाते हैं। हम नए अंक नहीं बनाते, नए अंक थोड़ी बनाना शुरू करते हैं। इन्हीं अंकों को अलग अलग स्थानों पर रखकर, अंकों को अलग अलग स्थानों पर रखना शुरू कर देते हैं, और उससे हम क्या बना लेते हैं? एक नई संख्या बना लेते हैं, ठीक है। गणित में अंकों के स्थानों की गिनती हमेशा दाहिने और राइट साइड से शुरू होती है। आपके पास में कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 4, 5, 8, 3, तो आप इसको यहां से पढ़ना शुरू करोगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आप इसको शुरू करोगे, ठीक है। तो गिनती हमेशा किस तरीके से होगी? राइट से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा हम इसकी अंदर गिनती करते हैं संख्याओं में। अंकों की गिनती किसकी? अंकों के स्थानों की गिनती की बात कर रही हूं मैं। ध्यान से इस बात को समझेंगे, किसकी बात कर रही हूं मैं? अंकों के स्थानों की गिनती की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी स्थान और उनके मान देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब आप यहां पर एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हम, वो एग्जाम्पल देख लो सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? आपके पास में 4 जगह है, 4 जगह है ये, ठीक है। ये क्या है? 4 जगह है। अब आपके पास में क्या है? आपके पास में 9, 10 मान लीजिए। एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास में? 10 सिक्के हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उन सिक्कों को इकट्ठा करेंगे, है ना। एक एक करके आपने उन सिक्कों को इकट्ठा किया, तो आपके पास में सिक्के कितने रुपए के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का है तो वो यहां पर आ जाएगा। ये वाली जो जगह होती है हम इसको कहते हैं वंस प्लेस। वंस प्लेस हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वंस प्लेस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इकाई का स्थान। इकाई का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? ये वाला स्थान होता है, यानी ये अकेला है। अगर आपके पास में एक ही सिक्का है, चलो 10 सिक्के तो एक बार साइड रखो, 10 सिक्कों को, आपके पास में सिर्फ एक ही सिक्का है, आपके पास में सिर्फ एक ही सिक्का है, तो वो अकेला सिक्का है, वो कहां आ जाएगा? वो इकाई के स्थान पर आ जाएगा। यानी कि वो कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला बैठूंगा यहां पर। अब आपने क्या किया? आपने एक एक सिक्के के 10 सिक्के इकट्ठे कर लिए, ठीक है। रोजाना आपको एक एक रुपए के 10 सिक्के आपको मिलते रहे और आपने उनको इकट्ठे कर लिए। अब आपके पास में कितने रुपए हो गए? आपके पास में 10 रुपए हो गए। आप अपने पापा के पास गए और आपने पापा को कहा कि पापा मेरे पास में ये 10 चिल्लर सिक्के इकट्ठे हो गए हैं, ये आप रख लो और मुझे इसके बदले में नोट दे दो। मुझे इसके बदले में क्या दे दो? नोट दे दो। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? 1 रुपए के 10 सिक्कों को, 1 रुपए के 10 सिक्कों को आपने किस में बदल दिया? 10 रुपए के एक नोट में बदल दिया। 10 रुपए के एक नोट में बदल दिया। ध्यान से समझना, बात को बहुत प्यार से समझना कि आपने 1 रुपए के आपके पास में 10 सिक्के हुए इकट्ठे और आपने अपने पापा को ले जाकर कहा कि इसका मुझे एक नोट दे दो 10 रुपए का। तो आपने क्या किया? उनका 10 गुना किया। 1 रुपए के सिक्के का क्या किया? 10 गुना किया। अब आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा? जो ये आपका 1 है ना, ये खिसक कर कहां चला जाएगा? ये खिसक कर चला जाएगा दहाई के स्थान पर। ये खिसक कर चला जाएगा दहाई के स्थान पर। ये कौन सी जगह हो जाएगी? ये वाली जगह हो जाएगी टेंस प्लेस। कौन सी जगह हो जाएगी? ये टेंस प्लेस हो जाएगी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दहाई का स्थान। यानी कि क्या हो गया? क्या बनाया आपने? आपने 10 का समूह बनाया।
10 का समूह बनाया, आपके पास में 1-1 रुपए के सिक्के थे, आपने उन सभी सिक्कों को इकट्ठा करके 10 सिक्के आपके पास में जब इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन गया, वो 10 रुपए का 10 सिक्कों का समूह बन गया। ठीक है, उस 10 के समूह को हम कहाँ रखेंगे, टेंस के प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि पिछली संख्या से एक बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बात यहां आती है कि जब आपकी इकाई के स्थान पर आप रख रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के अंकों को ही इकाई के स्थान पर बिठा सकते हो। 0 से लेकर 9 तक के अंकों को, डिजिट्स को, शब्दों पर ध्यान देना मेरे, कि इकाई के स्थान पर आप 0 से लेकर 9 तक के अंकों को बिठा सकते हो। जैसे ही 9 से आपके पास में एक ज्यादा चीज इकट्ठी हो गई, जैसे 10 सिक्के इकट्ठे हो गए, पहले आपके पास में 1-1 रुपए के 9 सिक्के हुए और एक और कहीं से मिला, आपके पास में 10 सिक्के इकट्ठे हो गए, तो अब वो इकाई के स्थान पर नहीं जाएगा, अब वो टेंस के प्लेस पर जाएगा। अब वो कहां जाएगा, दहाई के स्थान पर जाएगा। तो अपने आप ये स्थान पिछले स्थान से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। जैसे आप समझिए गवर्नमेंट सर्विस करते हैं ना, पहले आप एक एलडीसी की पोस्ट पे लगते हैं, फिर आप यूडीसी की पोस्ट पे लगते हैं, मतलब प्रमोशन होता रहता है आपका थोड़े थोड़े समय के बाद में, है ना, फिर यूडीसी के बाद आगे कोई पोस्ट पर, तो ऐसे करते करते आपका प्रमोशन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्याओं का प्रमोशन हो रहा है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हमेशा यहाँ बैठेगी, लेकिन जैसे ही एक संख्या 9 से बढ़ी नहीं कि 10 हो गई, एक संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई, तो वो कहां चली जाएगी, टेंस के प्लेस पर चली जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में क्या हुआ, अब आपके पास में 10 रुपए का नोट है। थोड़े समय बाद आपके पास में 10 रुपए के नोट के कितने नोट इकट्ठे हो गए, 10 नोट और इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, आपके पास में 10 रुपए के नोट के आपके पास में 10 नोट और इकट्ठे हो गए, 10 नोट और इकट्ठे हो गए, तो अब आपके पास में कितने रुपए हो गए, अब आपके पास में 100 रुपए हो गए। अब आप कहोगे कि यहां तक तो हम 2 ही अंक लिख पा रहे हैं, 1 और 0, लेकिन 100 में तो 1, 2, 3 अंक हैं, तो अब क्या करें, फिर से प्रमोशन कर दो, संख्याओं का फिर से प्रमोशन कर दो। तो क्या होगा, यहां से आप इधर आ जाओगे, और इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं हंड्रेड्स प्लेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सैकड़े का स्थान। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा, अब ये वाला 1 हट जाएगा, इस तरीके से हम लिख देंगे। यहां तक बात समझ आ रही है, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि अब फिर से प्रमोशन हो गया इनका, अब यहां से उठ के 10 वाला कहां चला गया, एक इधर चला गया। अब ऐसे ही एक बार और प्रमोशन होगा, जब आपके पास में 100 रुपए के भी 10 नोट इकट्ठे हो जाएंगे, 100 रुपए के भी क्या हो जाएंगे, 10 नोट इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। 100 रुपए के आपके पास में कितने नोट इकट्ठे हो गए, 10 नोट इकट्ठे हो गए, तो आपके पास में कितने हो गए टोटल, 1000 रुपए हो गए। तो आपने कहा कि पापा 1000 का तो चलो आता नहीं है, पहले तो आता था, तो आपने कहा कि पापा अब तो मेरे पास में 100 रुपए के भी 10 नोट इकट्ठे हो गए हैं, आप ये ले लो। और मम्मी ने क्या कहा, मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ इनको लॉकर में। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा, जितना तुम्हें इकट्ठा करना था अब तुम्हारा हो चुका है, अब मैं इकट्ठा करती हूँ। तो मम्मी ने वो लेकर आपसे तिजोरी में रख लिए, लॉकर में रख लिए, या अपने पर्स में रख लिए, कहीं पे भी रख लिए, तो उसकी उसकी वैल्यू और बढ़ गई, उसका प्रमोशन और हो गया। अब ये जो स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं थाउजेंड्स प्लेस, यानी कि 1000 का स्थान, 1000 का स्थान। इतनी बात समझ में आ गई कि कौन सा स्थान कौन सा, ये वाला कौन सा था, ये था वंस प्लेस था, वंस प्लेस यानी कि इकाई का स्थान।
यहां तक आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ताकि मैं मिटा सकूं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी है कि जैसे जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर रहे हो 10 गुना की वृद्धि होती जा रही है। 10 गुना की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप देखो यहां तक आपके पास में, ये देखो यहां देखो, 1-1 रुपए तक के सिक्के थे, अब आपके 1-1 रुपए के सिक्के थे, वो 10 सिक्के इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, 10 का गुना हो गया। 10 का गुना होके 10 रुपए के नोट, 10 रुपए का सिक्का, मतलब 10 रुपए आपके पास में इकट्ठे हो गए। अब आपके पास में वो 10 रुपए थे, 10 रुपए का आपने पापा से नोट ले लिया, धीरे धीरे इकट्ठा करते करते आपके पास में 10 रुपए के भी 10 नोट इकट्ठे हो गए। फिर आपके 10 से गुणा हो गया, कितने रुपए हो गए टोटल आपके पास में, 100 रुपए हो गए। वैसे ही 100 रुपए के भी धीरे 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 इकट्ठे करते करते आपके पास में 10 नोट और इकट्ठे हो गए। आपके पास में कितने टोटल पैसे हो गए, 1000 रुपए हो गए। तो इसका मतलब जब आप वंस प्लेस, इकाई के स्थान से दहाई के स्थान पे आ रहे हो, 10 गुना की वृद्धि हो रही है। आप जब दहाई के स्थान से सैकड़े के स्थान पर आ रहे हो, 10 गुना की वृद्धि हो रही है। और जब आप सैकड़े के स्थान से 1000 के स्थान पर आ रहे हो तो भी 10 गुना की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अब अपन थ्योरी समझते हैं, ठीक है। अब अपन थ्योरी वाले पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है थ्योरी में भी देख लेते हैं। वंस यूनिट्स प्लेस, जिसे हम यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं, हाँ वंस के स्थान, वंस प्लेस को हम यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं, यानी कि इकाई का स्थान। क्या कहता है, ये पहला सबसे दाहिना यानी कि राइट साइड वाला होता है। हमने 4 बनाए थे, है ना, तो इसमें ये सबसे राइट साइड वाला है। इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है या 10 की पावर 0। 10 की घात अगर 0 लगी हुई है, 10 की घात या किसी भी नंबर की घात, चाहे आप 1 की घात लगाओ, 2 की लगाओ, किसी भी नंबर की घात अगर 0 है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बट इस चीज की जरूरत नहीं है, आप तो ये समझो कि इसका मान क्या है, 1 है। आप इस चीज को भूल जाओ, आप इस चीज को भूल जाओ, आप ये समझो कि इसका मान क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अकेला है या फिर ये सिर्फ 1 गुना है। इस स्थान पर सिर्फ कौन से नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक के जो अकेले अकेली संख्याएं हैं, 0 अपने आप में अकेला संख्या है, 1 अपने आप में अकेला संख्या है, 2 अपने आप में अकेला संख्या है, वैसे ही 0 से लेकर 9 तक ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या हैं, अकेली संख्याएं। और ये सारी संख्याएं यूनिट्स प्लेस पर आ सकती हैं, इकाई के स्थान पर आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं टेंस प्लेस क्या है। टेंस प्लेस यानी कि दहाई का स्थान। दहाई का स्थान क्या होता है, ये दाहिने से दूसरा स्थान है। हमने 4 जगह बनाई थी, ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी इकाई का स्थान। जो ये दूसरा नंबर वाला स्थान है, ये कौन सा है, ये हमारी दहाई का स्थान है, ठीक है। क्या है, दहाई का स्थान है ये। तो दाहिने से ये दूसरा स्थान होता है, इसका मतलब होता है 10 का समूह। इसका मतलब क्या होता है, 10 का समूह या फिर 10 गुना। 10 गुना, 1 से 10 गुना आगे। ये क्या था, ये 1 गुना था, है ना। इसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये वाला 10 गुना हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई, इसकी मान क्या होती है, 10। 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। इधर बात को ध्यान से समझ लो, 10 की घात 0 है तो उसका मतलब हो गया 1। 10 की घात 1 है, उसका मतलब क्या हो गया, 10। 10 की घात 2 है, यानी कि 10 का 10 से 2 बारी मल्टीप्लाई करवाया हमने। 10 की घात 2 मतलब 10 का 10 से 2 बारी गुना, 10 इंटू 10, 10 का 10 से गुना करवाया तो हमारे पास में क्या आ गया, 100 आ गया। वैसे ही 10 की घात 3 है, तो यानी कि 10 का 3 बारी उसी से ही गुना कराया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। बात समझ रहे हो, घात में जो भी होता है ना, जो भी पावर होती है, जो भी हमारे पास में पावर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं, पावर कहते हैं। तो हम पावर में जो भी लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पावर में 0 लगा दिया, 0 लगा दिया तो हमारे पास में वैल्यू 1 आएगी। कोई भी नंबर, कोई भी दुनिया जहान का नंबर आप उठा लो, उसकी पावर आप लगा दो 0, उसकी घात में क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 की घात 1 है, यानी कि 10 का खुद से मल्टीप्लाई, एक ही बारी भी नहीं करवाने की जरूरत।
एक बार भी नहीं करवानी, 10 ही आएगा उसका। अब 10 की घात 2 है, जितनी पावर दे रखी है उतनी बार मल्टीप्लाई करवाओ। अब 2 पावर दे रखी है तो 10 का 2 बार ही हमने मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, 100 आ गया। 3 दे रखी है तो 3 बार ही कराया, क्या आ गया, 1000 आ गया। 4 दे रखी होती तो क्या आ जाता, 10,000 आ जाता, है ना। तो जितनी पावर दे रखी होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कराना होता। तो इस घात का मतलब ये मान के चलो, ठीक है, समझ में आ गया। काम जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप इसको नोटिस करो, आप सिर्फ इन बातों को ध्यान रखो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि यह दाहिने से दूसरा स्थान होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान 10 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 10 का समूह है। 1 रुपए के सिक्के जब आपके पास में 10 इकट्ठे हो गए तो आपके पास में 10 रुपए बने। 1 रुपए के सिक्के आपके पास में 10 इकट्ठे हुए तब वो क्या बने, 10 रुपए बने, ठीक है। तो यानी कि ये 10 गुणा 10 का समूह इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हंड्रेड्स प्लेस, यानी कि सैकड़े का स्थान। ये दाहिने से तीसरा स्थान होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसका मान क्या होता है, 100 होता है, और ये 100 गुना ज्यादा होता है, 100 गुना। अब आप समझोगे कि अभी तो आप कहते हैं कि 10 गुना ज्यादा है, तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, 10 गुना ज्यादा कैसे था। इससे एक 10 गुना ज्यादा क्या है, दहाई का स्थान है। इकाई के स्थान से 10 गुना ज्यादा क्या है, दहाई का स्थान है। लेकिन इधर देखो, दहाई के स्थान से जो हमारा सैकड़े का स्थान है वो कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो इकाई के स्थान से सैकड़े का स्थान कितना ज्यादा हो गया, 10 × 10 100 गुना ज्यादा हो गया। इकाई के स्थान से सैकड़े का स्थान कितना हो गया, 100 गुना ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है थाउजेंड्स प्लेस। तो इकाई के स्थान से थाउजेंड्स का प्लेस जो पीछे ही देख लो, इकाई के सैकड़े के स्थान से जो 1000 का स्थान है वो कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इकाई के स्थान से अगर आप 1000 का स्थान देखो तो कितना ज्यादा है, 10 × 10 × 10, यानी कि 10 की घात कितनी, 3। 10 की घात 3 यानी कि 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो जो हमारा थाउजेंड्स प्लेस है, जो हमारा 1000 का स्थान है, वो इकाई के स्थान से कितना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है, यानी कि 1000 का वो समूह कहलाएगा। अभी तो आपने 1 रुपए के सिक्के के 10 सिक्के इकट्ठे करे तो वो 10 का वो बन गया, आपके पास में समूह बन गया, 10 रुपए के आपके पास में सिक्के इकट्ठे हो गए। अगर आप वो चेंज ना करवाओ, अगर आप वो अपने उसके पापा के पास में जाकर आप वो चेंज ना करवाओ, 10 रुपए का नोट ना लो और इकट्ठे करते जाओ, जब वो 1 रुपए का सिक्का आपके पास में 100 सिक्कों में बदल जाए तो वो क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएंगे। वो इकट्ठे करते करते 1000 सिक्कों में बदल जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1000 का समूह बन जाएगा, 1000 रुपए हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप उनको नोटों में बदलवाओ, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1000 के समूह को हम क्या कहते हैं, थाउजेंड्स प्लेस कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक की बात। तो अब हम इस पूरी यूनिट के जान की तरफ चलेंगे, जो पूरी यूनिट की सोल है, आत्मा है, क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 10 गुना की वृद्धि ये समझा चुकी हूं मैं, बेस 10 सिस्टम। जब आप संख्या रेखा या किसी संख्या में दाहिने से एक कदम बाएं कूदते हैं तो उस स्थान का मान पिछले स्थान से ठीक 10 गुना बढ़ जाता है। पिछले स्थान से ठीक 10 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो कैसे, मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, 1000 का स्थान है। ये क्या है, हंड्रेड्स का स्थान है, टेंस का स्थान है, और ये वंस का स्थान है। जब आप दाहिने यानी कि राइट साइड से, दाहिने का मतलब होता है राइट साइड से, अगर आप एक कदम इधर कूदे तो पिछले वाले से इसका मान कितना हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप इधर कूदे तो इसका मान 10 गुना और ज्यादा हो जाएगा, फिर आप कूदे तो 10 गुना और ज्यादा हो जाएगा, आगे भी चलता रहेगा, आप और कूदोगे 10 गुना ज्यादा होता चला जाएगा, यानी एक जीरो बढ़ता जाएगा। आप छोटी सी एक ट्रिक याद रख लो कि क्या होगा, एक जीरो बढ़ता जाएगा। यहां पर आपने लिखा एक, इधर एक भी जीरो नहीं आएगा, इसके पीछे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख रहे हो आप एक तो यहां जीरो आ जाएगा, अगर आप यहां लिख रहे हो एक तो इन दोनों जगहों पर जीरो आ जाएगा, अगर आप यहां पे लिख रहे हो एक तो इन तीनों जगहों पर जीरो आ जाएगा। यानी कि 10 10 का मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हो आप, 10 10 का गुणा करवाते जा रहे हो, यही है 10 गुणा की वृद्धि, ठीक है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, थ्योरी के साथ में भी आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। पानी पी लेती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है।
तो अब हम बढ़ते हैं, हाँ चलो ये भी देख लो एक बार कि 1/10 एक दहाई कितने इकाइयों के बराबर है? 10 इकाइयों के बराबर है। वही चीज हो गई कि आपके पास में 1 रुपए का कितने सिक्के इकट्ठे हो गए? 10 सिक्के इकट्ठे हो गए, ठीक है। 10 सिक्के इकट्ठे हो गए तो वो कितने बन गए? 10 रुपए बन गए। यानी कि एक दहाई 1/10 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 वंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में ऐसे ही एक सैकड़ा कितने दहाइयों के बराबर हो जाएगा? 10 दहाई के बराबर हो जाएगा। 1000 कितने हंड्रेड्स के बराबर है? कितने हंड्रेड्स के बराबर है? 10 हंड्रेड्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि 10 की गुणा होती जा रही है, 10 की गुणा होती जा रही है। समझ आ गई बात? बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर, ठीक है। इसको समझने के लिए थ्योरी इसकी अपन बाद में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल यूज करते हैं। क्या है हमारे पास में? 2 चीजें हैं। क्या है? सबसे पहली चीज है हमारे पास में फेस वैल्यू और दूसरी चीज है हमारे पास में प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। और प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय मान, स्थानीय मान। अच्छा, फेस वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं हिंदी में अंकित या अंकीय मान, अंकीय मान या अंकित मान भी कह देते हैं। अंकित मान, अंकीय मान, कुछ भी कह दो, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है, पसीने में हाल खराब हो रखा है, ठीक है। पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं। जब बारिशों का मौसम नहीं था तब तो झमाझम बारिश हो रही थी। अब जुलाई शुरू हो चुकी है, बारिशों का मौसम है तो बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम ये समझ रहे थे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। तो एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ में इसको समझेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की, और तैयारी होने के बाद में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। मानना क्या होगा, ही सबका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों का क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। अब आप क्या बन गए हो? एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप बन गए हो टीचर, 3rd ग्रेड टीचर बन गए हो आप, ठीक है। उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपके साथ में 2nd ग्रेड टीचर्स भी होंगे जो 8वीं 9वीं को पढ़ा रहे होंगे, 6ठी से 8वीं वाले लेवल 2 के लोग भी होंगे, है ना, वो टीचर्स भी होंगे। इसके अलावा 1st ग्रेड टीचर्स भी होंगे जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते होंगे। इसके अलावा ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल भी बैठते होंगे, है ना, प्रिंसिपल सर भी बैठते होंगे। इसके अलावा वहाँ पे LDC भी होंगे। आप इतने बड़े स्कूल के अंदर जा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई पियोन सर भी होंगे, है ना, पियोन जी भी होंगे कोई ना कोई तो वहाँ पर। और उसके अलावा कोई ना कोई LDC भी होगा जो वहाँ पर ऑफिशियल काम करता होगा। साथ में कोई ना कोई और भी लैब असिस्टेंट हो गए। इस तरीके से बहुत अच्छा खासा एक स्टाफ होगा। अगर आप एक बड़े गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपकी जॉब आती है, आपकी पोस्टिंग आती है, तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे। इसके अलावा जिधर आपका स्कूल है, मान लीजिए बहुत अच्छी जगह पे जैसे बीकानेर के अंदर है, तो यहाँ पर आपके एक डाइट भी होगी, वहाँ पर भी कुछ बड़े ऑफिसर्स बैठते होंगे, ठीक है। इसके अलावा DEO, हमारे DEO साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, ये सब भी होंगे। तो यानी कि आप देखा जाए तो आप सभी लोग क्या हो, मोटा मोटा मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, जो लोग भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो पियोन से लेकर कोई भी 4th ग्रेड कर्मचारी से लेकर कोई भी बड़ा से बड़ा कर्मचारी क्यों ना हो, सभी सब क्या हैं? सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आप सभी लोग क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट सर्विस आपकी क्या है? आपकी फेस वैल्यू है। बहुत ही प्यार से इस बात को समझने की कोशिश करना कि आप भी क्या हो, चाहे आप 3rd ग्रेड की पोस्ट पर हो, भले ही हो, चाहे एक पियोन वो 4th ग्रेड श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे एक प्रिंसिपल कितनी भी बड़ी पोस्ट का प्रिंसिपल हो, कोई भी, सारे के सारे लोग क्या हैं? एक सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और वो क्या है? वो उनकी फेस वैल्यू है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक कोई तीसरा बंदा वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 5वां बंदा वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये सारी क्या है? ये हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना हमारी फेस वैल्यू है। लेकिन क्या आप जिस तरीके से पियोन से पेश आएंगे कि सर
एक कप चाय ला दो, पानी ला दो, क्या आप उसी तरीके से अपने प्रिंसिपल से पेश आएंगे? या अपने सहकर्मियों के साथ में जिस तरीके से आप फ्रेंडली रहेंगे, है ना, एक अलग सा आपका सहकर्मियों के साथ में, अपने कोवर्कर्स के साथ में आपका जिस तरीके से लेन देन बातचीत होगी, क्या उसी तरीके से बड़े ऑफिसर के साथ में आपकी बातचीत होगी? नहीं। तो ये सब क्या है? क्यों आप अलग तरीके से, सबसे अलग तरीके से पेश क्यों आओगे? क्योंकि आपके दिमाग में एक पोस्ट बनी हुई है कि वो ऑफिसर है, वो डीईओ साहब है, वो प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, वो पियोन है, वो ये है। आपके दिमाग में उनकी पोस्ट की बात आएगी। तो पोस्ट क्या है? पोस्ट पर्टिकुलरली प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर लिया 4 3 6 7, ये हमने एक नंबर लिया। अब मैं आपको बताऊं ये सारे क्या हैं? सारे अंक हैं। 4 भी एक अंक है, 3 भी एक अंक है, 6 भी एक अंक है, 7 भी एक अंक है, सब अंक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनके अंदर फेस वैल्यू क्या है इनकी, तो आप कहोगे 7 की फेस वैल्यू 7 है। क्यों? क्योंकि वो 7 जैसा दिखता है। चाहे आप 7 को यहां लिख दो, चाहे आप 7 3 2 6 इसके अंदर आपने 7 को लिखा है, तो भी 7 ऐसा ही रहेगा, 7 7 जैसा ही रहेगा। वैसे ही 6 है, 6 का भी शक्ल कैसी है? 6 भी 6 जैसा दिख रहा है, वो यहां पर भी 6 जैसा दिखेगा, वो यहां पर भी 6 जैसा दिखेगा। तो 6 तो आपका क्या हो जाएगा? 6 जो आपका ये 6 है, इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 ही रहेगी। चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, इसकी फेस वैल्यू पूरी जगत जहान में इसकी फेस वैल्यू यही रहेगी। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है, क्योंकि 3 की शक्ल, 3 का फेस कैसा है? 3 जैसा है। 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 जैसी शक्ल है, तो 4 ही उसकी फेस वैल्यू है। वैसे यहाँ पर 3 की फेस वैल्यू 3 जैसी शक्ल, 2 की फेस वैल्यू 2 जैसी शक्ल है, तो 2 ही उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन अगर आपसे अब कोई पूछे कि इसका स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या जो 7 की प्लेस वैल्यू यहां है, क्या जो 7 की प्लेस वैल्यू यहां है वही 7 की प्लेस वैल्यू यहां होगी? नहीं। क्यों? पोस्ट का डिफरेंस है। कुर्सी यहां पर ये बैठा है इकाई के स्थान पर, इकाई की कुर्सी पर बैठा है, और वहां पर वो बैठा है 1000 की कुर्सी पर, 1000 की कुर्सी पर बैठा है। ये यहां कहां बैठा है? ये 1000 की कुर्सी पर बैठा है, और यहां पर ये इकाई की कुर्सी पर बैठा है। फर्क है ना दोनों में? इसको हम पढ़ेंगे 4367 ठीक है। तो ये यहां पर कहां है? इकाई के स्थान पर, उसको हम पढ़ेंगे 7000 से। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। जैसे आप जब टीचर लग जाएंगे तो आपके भी स्टाफ के अंदर क्या होंगे? कोई सीनियर टीचर है, कोई आप जूनियर टीचर है, कोई लैब असिस्टेंट है, कोई एलडीसी है, कोई पियोन है, कोई प्रिंसिपल है, कोई ऑफिसर है, ठीक है, शिक्षा मंत्री है। सबके अंदर एक चीज कॉमन है, सबके अंदर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कि आप सभी लोग क्या हो? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक सरकारी कर्मचारी हो। ये चीज सबके अंदर कॉमन है। तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबके अंदर डिफरेंस क्या चीज का है? कुर्सी का डिफरेंस है। आप एक जूनियर टीचर हो, आप प्राइमरी टीचर हो, पियोन 4th ग्रेड श्रेणी का कर्मचारी है, प्रिंसिपल सर बड़ी पोस्ट के हैं, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल या कोई और जैसे 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर। तो सबके अंदर डिफरेंस क्या है? पोस्ट का, कुर्सी का डिफरेंस है। तो वो क्या हो जाएगी? वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है, अगर ये एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ आ गया है, अगर नहीं आया है तो पीछे ले जाओ वीडियो को और देख लो, और अगर ये समझ में आ गया है तो अब थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थ्योरी के थ्रू हम इसको समझेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो फेस वैल्यू किसी संख्या में, ग्रीन कलर है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू उस संख्या का स्वयं का मान यानी ओरिजिनल वैल्यू
होता है। यही चीज मैं बता रही हूं कि 3 की शक्ल चाहे इकाई के स्थान पे हो तो भी वो 3 जैसा दिखेगा, दहाई के स्थान पे हो तो भी वो 3 जैसा दिखेगा। तो जैसी उसकी शक्ल होगी ना, आज मैं यहाँ पर एक टीचर के रूप में पढ़ा रही हूँ, कहीं मैं पढ़ती भी थी, मैं अपने कॉलेज में पढ़ती भी थी तो वहां पर भी मेरी शक्ल तो यही थी, ठीक है। आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरी शक्ल तो यही है, मैं मेरे घर में तो एक बच्ची हूँ तो मेरी शक्ल तो यही रहेगी। तो मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ल है, मेरी फेस वैल्यू है। तो उस तरीके से एक 3 का मान अगर हम दहाई पे रख दे तो भी उसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, अगर हम उसको 1000 पे रख दे, लाख पे रख दे, करोड़ पे रख दे, उसकी शक्ल वैसी ही रहेगी, उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, ठीक है। तो स्वयं का मान ही क्या होता है? फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे ये उदाहरण दे रखा है आपके पास में 8 7 3 2, इसके अंदर 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 है। 8 का फेस वैल्यू क्या है? 8 है। 3 का क्या है? 3 है। 2 का क्या है? 2 है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान के मूल्य के कारण बनने वाले मान उसका स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यही वाला एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 कौन से स्थान पर बैठा है? 8 बैठा है 1000 के स्थान पर। 1000 के साथ इसका गुणा कर दो, 8 × 1000 क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, समझे। तो 8 की प्लेस वैल्यू, 8 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर दे रखी है ये चीज कि आपको अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है किसी की, अगर आपको प्लेस वैल्यू पीवी यानी कि, या अब मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो समझ लेना, पीवी यानी कि क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। अपनी साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलूं ताकि कोई भी पीछे ना रहे, ठीक है। फ्री बैच है तो सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ हम इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जुड़े रहें। प्लेस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है प्लेस वैल्यू निकालने का? कि जो भी फेस वैल्यू है उसका हमें स्थान के मान से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने पीछे किया, क्या किया? 8 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8 की फेस वैल्यू 8 है। 8 कौन सी जगह पर बैठा है? 8000 की जगह पर बैठा है। तो हमने क्या किया? स्थान के मान से 8 का यानी कि 8 की फेस वैल्यू का जातीय मान का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो जो हमें मिला वो क्या है? वो स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान है, ठीक है। समझ गए? ये फॉर्मूला समझ गए? इसको अपनी कॉपी के अंदर ना अच्छे तरीके से एक डब्बे में बंद करके लिख लेना। क्या हुआ? एक डब्बे में बंद करके इसको लिख लेना। ठीक है। जैसे ये उदाहरण दे रखा है कि 6394 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो 4 कहां बैठा है? 4 इकाई के स्थान पर बैठा है। तो 4 का फेस वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो बताओ। जैसी शक्ल वैसे ही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 4 का जातीय मान क्या है? 4। और इकाई स्थान का मान क्या है? 1 है। हमने पढ़ा था, मान यहां पर पढ़ा था। चलो भाई लाइट आ गई, अब थोड़ी मैं शांति से पढ़ा पाऊंगी। यहां हमने मान पढ़ा था, है ना? क्या मान है? 1 मान है। दहाई का क्या मान है? 10 मान है। और ये सैकड़े का स्थान का क्या मान है? 100 है। 1000 के स्थान का क्या मान है? 1000 है। तो हमने क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या की जो भी जातीय मान है, जो भी उसका फेस वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करानी है? उस स्थान के मान के साथ में करानी है। तो ये इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान का मान क्या है? 1 है। तो हमारी 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 9 है। 9 कौन सी जगह पे बैठा है? टेंस की प्लेस पे, दहाई के स्थान पे। तो 9 का हम 10 से गुणा कर देंगे, 90 आ जाएगा, ठीक है। सैकड़ा कहाँ बैठा है? सैकड़ा बैठा है 3 कहाँ बैठा है? 3 बैठा है सैकड़े के स्थान पर। तो 3 का हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 आ जाएगा। 4 कहाँ बैठा है? 1000 के स्थान पर। तो 4 नहीं 6, गलत लिखा है।
4 6 का बेटा है 1000 के स्थान पर, तो 6 का हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। बहुत ही प्यारी चीज है, अगर आप इसको ढंग से समझो ना, बहुत ही मजेदार चीज है। इसका एक तरीका भी बताती हूँ, छोटा तरीका बताती हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 7 5 3 2, ठीक है 1। अब आपको इसके अंदर निकालना है स्थानीय मान, ठीक है। क्या निकालना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान निकालना है। तो आप क्या करो, बड़ी संख्या के पीछे जितनी जीरो दे रखी है ना, लगाते जाओ। 7 के पीछे मतलब कितनी संख्या दे रखी है, 5 1 2 3 4, ये इसकी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई। 5 1 2 3, 5 की प्लेस वैल्यू आ गई। 3 1 2, 3 के पीछे दो संख्या है, 2 और 1, तो 3 की ये है क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई। फिर 2 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक जीरो लगा दो। 1 के पीछे कितनी संख्या है, एक भी नहीं है, तो ये क्या आ गई, सारी संख्याओं की क्या आ गई हमारे पास में, प्लेस वैल्यू आ गई। क्यों, ये ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल एकदम जायज बात है कि आप इसके अंदर पेपर के अंदर इस तरीके से निकालने नहीं बैठोगे। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, कोई भी नंबर दे रखा है, 7 की निकालने को बोला है, तो 7 के पीछे जितने जीरो आ रहे हैं, मतलब जितनी संख्या आ रही है उतने जीरो लगा दो, ठीक है। 5 की निकालने को कहा है, 5 के पीछे जितने जीरो आ रहे हैं उतनी लगा दो। जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 2 0 7। अब आपको बोला है कि 3 की बताओ, तो 3 के पीछे कितने संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब यहां पर आ जाता है हमारा वीआईपी नंबर। ये वीआईपी है, ये कह रहा है ना, मेरी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, जो मैं जैसा दिखता हूं ना मैं वैसा ही हूं, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बिठा दो, डाउन टू अर्थ बंदा हूं मैं, ठीक है। बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाला बंदा हूं मैं, ठीक है। ये बात आ गई यहां पर। क्या है कि पूरी संख्या पद्धति में 0 0 एकमात्र ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर आ जाए, ठीक है। चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, 0 का स्थानीय मान यानी उसकी प्लेस वैल्यू और उसका जातीय मान यानी उसकी फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। वीआईपी हूं मैं, तो ये कह रहा है, ठीक है। जैसे ये उदाहरण दे रखा है 4072, इसके अंदर 0 कहां पे आ रखा है, हंड्रेड्स के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर आ रखा है, तो इसका जातीय मान, कैसी शक्ल है इसकी, बताओ मुझे, इसकी शक्ल कैसी है, फेस वैल्यू इसका 0 जैसा है, तो इसकी शक्ल वाला ही इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, जातीय मान क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर हम शक्ल वाली वैल्यू को यानी फेस वैल्यू को, जातीय मान को स्थान के मान से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी प्लेस वैल्यू आ जाती है। ये इसके फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू 0 है। कहां बैठा है, 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर बैठा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। पीछे अपन ने एक नंबर लिया था 3207, तो इसमें 0 कहां आ रहा है, दहाई के स्थान पर आ रहा है। शक्ल कैसी है इसकी, शक्ल इसकी 0 जैसी है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लेस वैल्यू 0 का जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10 के साथ में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी क्या है, 0 है, यानी कि 0 को कहीं पर भी बिठा दो उसका मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये कुछ नियम बातें हैं, ये तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ा दी। अब हम कुछ नियम बातें कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली पॉइंट देख लिया। क्या पहली पॉइंट हमारा क्या था कि 0 कहीं पर भी बैठा हो उसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम रहेगा। अब हम डेसिमल वैल्यू देख लेते हैं। दशमलव बिंदु के बाद अंकों का स्थान दाईं ओर चलता है और मान 1/10 गुना कम हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारे, वैसे हम ये आगे पढ़ेंगे, दशमलव संख्या के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी एक बार छोटे में समझ लो कि जो दशमलव संख्या होती है वो 2 भागों में बटी होती है। 2 भागों में बटी होती है। एक भाग उसका होता है पूर्ण संख्या भाग, एक भाग उसका क्या होता है, पूर्ण संख्या भाग, और एक भाग उसका क्या होता है, दशमलव भाग, ठीक है। हिंदी में, अगर इंग्लिश में बात करें तो दशमलव को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं,
ठीक है, ये डेसिमल की डेसिमल जो नंबर होता है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट क्या होता है उसका, होल नंबर पार्ट होता है। पहला पार्ट हम क्या होता है हमारा, होल नंबर पार्ट होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है दशमलव के बाद में, जो ये होल नंबर के बाद में जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 72.36, ये आपको दे रखा है, ये क्या है, ये दशमलव है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल, यानी कि दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट कहते हैं, है ना। डेसिमल के लेफ्ट साइड में, बाईने तरफ, बाई साइड जो पार्ट जो नंबर दे रखा है वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या भाग कहलाएगा। और वहीं डेसिमल के राइट साइड में दाहिने और जो नंबर दे रखा है वो क्या कहलाएगा, दशमलव भाग कहलाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के, ये दशमलव बिंदु है ना, इसके बाद इसके बाद दशमलव बिंदु के बाद का जो अंक है उसके अंदर क्या होगा, राइट से लेफ्ट, अब लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, हम पहले ये देख रहे थे, फिर ये देख रहे थे, फिर ये देख रहे थे, अब हम पहले ये नंबर देखेंगे। अभी हम कैसे जा रहे थे, हम नंबर्स को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, यानी कि जो हमारा पहला नंबर, हम जिसको दहाई के स्थान पर, जो इसको क्या दहाई कह रही हूं मैं, इसको टेंस के स्थान पर जो गिनेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दशांश, है ना। तो टेंस का जो प्लेस होगा वो पॉइंट के जस्ट बाद वाला टेंस का प्लेस होगा, और इसमें क्या होगा, ये 1/10 गुना कम होता जाएगा। नॉर्मल संख्याओं के अंदर क्या हो रहा था, 10 गुना की वृद्धि हो रही थी, 10 गुना की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। लेकिन दशमलव के अंदर क्या होगा, 10 गुना कम होता जाएगा, 1/10 गुना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यहां पर ये जैसे ये नंबर आपको दे रखा है, ये आपको 7.36 नंबर दे रखा है, 72.36 आपको दे रखा है। पॉइंट को मान लो आप 1, ठीक है, पॉइंट को आपने मान लिया 1, क्या होगा इधर 1/10, इधर जैसे जैसे जाते रहोगे इंटू 1/10 करते जाओ, 100, यहाँ पे मान लो दे रखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000, यहाँ पे 4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 1/10,000, यानी कि एक जीरो बढ़ाते जाओ, वहां पर भी एक जीरो बढ़ाते जा रहे थे, 10 का गुणा करते जा रहे थे, यहां क्या करो 1/10 का गुणा करते जाओ, क्या करते जाओ 1/10 का गुणा करते जाओ। थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाद जो पहला स्थान आता है, दशमलव पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो पहला स्थान आता है हम उसको क्या कहते हैं, शतांश कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, यानी कि 0.1 होती है, ठीक है। जो हमारी वंस की वैल्यू थी, जो इकाई का स्थान था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसका मान क्या था 1 था। लेकिन दशमलव के बाद जो पहला स्थान आता है वो कौन सा होता है, वो टेंस का यानी दशांश होता है, शतांश गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो होता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 यानी कि 1/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद जो दूसरा स्थान आता है उसको हम शतांश यानी कि हंड्रेड्स कहते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स कहते हैं, और इसका मान क्या होता है 1/100 या फिर 0.01 होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं, दशमलव के बाद जो तीसरा स्थान आएगा वो सहस्त्रांश होता है, जिसे हम थाउजेंड्स कहते हैं, और इसका मान क्या होता है 1/1000 या फिर 0.001 इसका मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी सी भाषा जरूर हैवी हो सकती है, उदाहरण के साथ समझोगे बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे आपको ये उदाहरण दे रखा है 38.452। अच्छा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, डेसिमल के बाद में जब हम बोलते हैं ना नंबर, उनको अलग अलग बोलते हैं, इनको हम साथ में नहीं बोलेंगे, हम इनको 452 नहीं बोलेंगे, हम इनको 452 बोलेंगे, 452 बोलेंगे, ठीक है। तो 38.452 में 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्थान के मान के साथ, जो टेंस का प्लेस था, जो दशांश का मान क्या था, इसका मान क्या था
इसका मान था 1/10, इसका मान क्या था 1/100, इसका मान क्या था 1/1000। ठीक है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने इससे मल्टीप्लाई करा, क्या मान आ गया हमारे पास में 0.4 आ गया। 5 का जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 0.05 आ गया। 2 का जब 1/1000 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 0.002 आ गया। तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले पॉइंट्स की ये स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज है ना, देख लो मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, बस इस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा, ये आपके एक्सपांशन में काम आएगा। जब आपसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस तरीके से एक संख्या दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा क्या कि इसको आप विस्तारित रूप में लिखिए, तो तब आपको इस तरीके से उनको लिखना आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक हमने कर लिया था, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। मैं यहां पर क्वेश्चंस लिखती जाती हूं, आपको उसके अंदर क्या करना है, जवाब देना है मुझे। ठीक है, 321784 एक संख्या है, 321784। क्या करना है इस संख्या के अंदर? इस संख्या में एक के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है? एक के स्थानीय मान, आगे से स्थानीय मान को मैं प्लेस वैल्यू पीवी के फॉर्म में लिखूंगी, पूरा पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक है, और इसके जातीय मान को मैं क्या लिखूंगी, फेस वैल्यू एफवी। ठीक है, के अंदर एक के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। एक के स्थानीय मान, यही है ना, हाँ, स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर बताना है। तो एक का स्थानीय मान क्या है, एक का स्थानीय मान पीवी कहां बैठा है, 1000 के स्थान पर बैठा है, 1000 के स्थान पर बैठा है, तो एक का हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हमारे पास में स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, जातीय मान, एक की शक्ल किसकी जैसी है, एक के जैसी है, दो जैसी तो नहीं है, एक जैसी शक्ल है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1000 में से 1 माइनस कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा 999। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 831532 में 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है? इसमें 3 के जातीय मानों में, 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है? अंतर बताना है फिर से। है ना, 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है? तो पहला तो 3 ये है और दूसरा ये है। सबसे पहले वाला जो 3 है, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू है ना। 3 की शक्ल कैसी है, 3 जैसी है। इधर भी 3 की शक्ल कैसी है, 3 जैसी है, बदली तो नहीं, जातीय मान ही दे रखा है ना। पहले ये चेक कर लूं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 831, हाँ जातीय मान ही दे रखा है। तो 3 का यहाँ पर अब क्या हुआ ना, यहाँ पे अंतर दे रखा है ना। अब सबसे पहले तो लोगों का दिमाग ये दौड़ेगा कि 3 बैठा है 10,000 के स्थान पर, 3 का 10,000 से कर दो गुना। 3 इधर बैठा है अपने दहाई के स्थान पर, 10 से कर दो गुना। अब जो 30,000 में से 30 को माइनस कर दो, वो नंबर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में वो नंबर भी दे रखा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्या दे रखा है, जातीय मान निकालना है हमें, फेस वैल्यू। तो 3 का यहां पर भी 3 जैसा ही दिख रहा है, यहां पर भी 3 जैसा ही दिख रहा है। 3 में से 3 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, वो तो मैं समझाने के लिए बता रही हूं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके यूं सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा आपको बस क्या करना है, अभी पेन उठाना है। जो जो बता रही हूं वो सब कुछ अभी अपनी कॉपी में लिखते जाओ, वो दिमाग में इस तरीके से छपता जाएगा कि आपको एग्जाम टाइम में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये तो हो गया 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा, किसी दो स्थानीय मानों का, किसी दो 59 मिनट्स की हो गई क्लास, बहुत लंबी हो गई। किसी दो स्थानीय मानों का क्या अंतर होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये आपके होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट में आपको इसका आंसर मुझे बताना होगा और इनके आंसर्स मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 31786, 31786। इसमें क्या करना है, इसमें 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है, 7 के स्थानीय यानी उसकी प्लेस वैल्यू व जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे कमेंट के अंदर बताने हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, पहले ही 1 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता देना, एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी कमेंट आएंगे ना डाउट्स के, वो सारे डाउट्स हम एक अलग वीडियो में डाउट सेशन रखेंगे, उसके अंदर समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपके पास में ये होमवर्क है, दो इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आपने पिछली क्लास का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था वो कर लेना, मैंने वैसे उसका आंसर इस क्लास में बता दिया था और इन दोनों का भी मैं अगली क्लास के अंदर बता दूंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश मिजाज होके पढ़िए, अगली क्लास भी लीजिए। ठीक है, रोज 7 बजे सुबह मेरी क्लास आएगी, तो रोज सुबह 7 बजे आपको क्लास लेनी है। ठीक है, एक नियम बांध लीजिए कि 7 बजे की क्लास 7 बजे ही लेकर निपटा दीजिए। सुबह सुबह आपका दिमाग इतना फ्रेश होता है, इतना आपका दिमाग खुला हुआ होता है कि मैथ्स आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। ओके, चलिए।